गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेसिकली क्या है कि पिछले क्लास में हम लोग जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, राइट। और इसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे एक सेकेंड आप रुकिएगा थोड़ा। बेसिकली क्या हुआ कि थोड़ा सा लैग जो है, चैनल जो है आपका वेरिफिकेशन मोड में डाल दिया, बहुत ज़्यादा लैग हो गया था, इसलिए तो ये जो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा आपको, है ना। लैग करने की कोशिश अभी मैं कर रहा था बट हो नहीं पाया। तो जो जो चीज़ें हम लोग पढ़े थे उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे एटॉमिक मॉडल्स, है ना। एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल ही देख रहे थे। तो कुछ कुछ लोगों का एटॉमिक मॉडल हम लोग देखे थे, जैसे जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन, सॉरी थॉमसन, जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन। फिर ये पहला था आपका। फिर सेकंड में हम लोग रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखें। उसके बाद हम लोग ये कहते हैं कि मैक्सवेल का देखना है। मैक्सवेल, मैक्सवेल, एटॉमिक मॉडल ऑफ मैक्सवेल, है ना। या तो इसको हम लोग मैक्सवेल थ्योरी भी कहते हैं। मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल थ्योरी। तो इसी को बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल थ्योरी को, राइट। चलिए, मैक्सवेल, मैक्सवेल थ्योरी को देखना है। तो इन्होंने जो है आपका विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिए थे, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या थ्योरी दिए थे कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी कण है ना, कोई भी कण चक्कर लगा रहा है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, राइट। क्या करेगा? वो ऊर्जा का उत्सर्जन। जैसे मान लीजिए कि बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इसका अगर चक्कर लगा रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ना, तो ये चक्कर लगा रहा है, इसमें चक्कर लगा रहा है, तो ये क्या करेगा? उस ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। और जब इसका पूरा ऊर्जा इलेक्ट्रॉन का खत्म हो जाएगा तो ये जाके कहाँ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में गिर जाएगा। और इससे क्या है कि इसका अस्तित्व जो है समाप्त हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे इसका ऊर्जा खत्म हो जाएगा और ये परमाणु फिर खत्म हो जाएगा। परमाणु ये कह रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो धीरे धीरे ऊर्जा खत्म होगा और इसके नज़दीक में जाके एक बार इसमें लग जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? परमाणु का जो ये है, परमाणु खत्म हो जाएगा। ये बात मैक्सवेल बताए थे, ये बात मैक्सवेल बताए थे, है ना। कौन बताया था ये बात? मैक्सवेल, मैक्सवेल, मैक्सवेल ये बात बता रहा है। लेकिन मैक्सवेल ने ये भी कहा कि रदरफोर्ड का परमाणु जो मॉडल है वो अस्थायी है। अस्थायी मतलब उसको स्थायी नहीं मान सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक मॉडल ऑफ, एटॉमिक मॉडल ऑफ इज अनस्टेबल, अनस्टेबल, ठीक है। तो देखिए जितने भी साइंटिस्ट हैं यहाँ पे एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही लगे होते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया कि अनस्टेबल बताया, जबकि ऐसा नहीं है। जो सबसे अच्छा थ्योरी था वो नील्स बोर दिए थे, जो जिसको हम लोग बारबेरी थ्योरी बोलते हैं। तो अभी हम लोग बारबेरी थ्योरी देखेंगे। बारबेरी थ्योरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये आपको जानना है। ठीक है, देखिए यहाँ बारबेरी थ्योरी, बारबेरी थ्योरी, राइट। बारबेरी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको, इस मॉडल को मान्यता प्राप्त है, मीन्स इस मॉडल को सभी लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं, इसे हम लोग पढ़ते भी हैं। तो इसे नील्स बोर ने दिया था। कौन दिए थे? नील्स बोर, नील्स बोर। ठीक है, नील्स बोर इस थ्योरी को दिए थे और ये बहुत ही अच्छे थ्योरी दिए हैं। इन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र में, ठीक है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। मीन्स अगर बात करें, ये मान लो परमाणु है, तो इसके सेंटर को ही नाभिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसको हम लोग बोल देते हैं, राइट। कि परमाणु के सेंटर में ही ये होता है। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहे होते हैं बाहरी वृत्त में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया और इसके बाहरी कक्ष में क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है और ये चक्कर लगाते रहेगा हमेशा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेगा, ये चीज इन्होंने बताया। जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा के बाहर चक्कर लगाता है, मूल कक्षा में चक्कर लगाता है, तो उसे कोई ऊर्जा उत्सर्जन नहीं करता है, उसे मीन्स कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं है यहाँ पे। जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा, मान लीजिए इसी मूल कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है, इसी मूल कक्षा में, इसी मूल कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ क्या ऊर्जा उत्सर्जन नहीं हो रहा है। इन्होंने ये बताया ऊर्जा उत्सर्जन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये अपने बाहरी कक्ष में जाएगा, बाहरी कक्ष में, तो ये इलेक्ट्रॉन कोई और कक्ष में चक्कर लगा रहा है, बाहरी कक्ष में, ठीक है। तो इसे ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तभी ये बाहरी कक्ष में जा सकता है, ठीक है। अर्थात इसे बाहरी कक्ष मतलब जाएगा तो इसको ऊर्जा का जरूरत पड़ेगा और ये बाह्य स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करेगा, मीन्स एक्सटर्नल रिसोर्सेज से। इसको जो ऊर्जा मिल रहा है एक्सटर्नल रिसोर्सेज से मिल रहा है, राइट। और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है नजदीक वाले कक्ष में जाएगा, न्यूक्लियस के नजदीक वाले कक्ष में कब जाएगा ये? जब इसको ऊर्जा जो है कमी पड़ जा रहा है, तब ये नजदीक वाले कक्ष में चक्कर लगाएगा। ये कहानी है टोटल, ठीक है। चलिए देखिए, तब ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, मतलब बाहरी कक्ष से अंदर वाले कक्ष में जाएगा, तब ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ठीक है। अर्थात इसका ऊर्जा में कमी आ जाएगा, ये चीजें बोल रही हैं। इसको एक बार फिर से यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। 2-3 कक्ष में बनाऊंगा यहाँ पे, राइट। ये हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको पॉजिटिव मान लीजिए आप। इसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ शो कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग 2n² से डिनोट करते हैं। 2n² क्या है वो मैं बताता हूँ। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ, इसको मैं थोड़ा सा, ताकि इजीली विजुअल हो सके, है ना, सारी चीजें। यस, ये हो गया। चलिए यहाँ मैं लिखूंगा कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये इलेक्ट्रॉन्स है, उसको हम लोग 2n² से भरते हैं, मीन्स 2n² के द्वारा उसको दिखाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स increase will increase
will increase by 2n स्क्वायर, मीन्स 2n स्क्वायर के द्वारा दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला कक्ष इन फर्स्ट ऑर्बिट, पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहला कक्ष का अगर बात करें, जैसे लिखा हुआ 2n स्क्वायर, तो n का मान यहाँ पे हम लोग को 1 लेना है। कितना लेना, 1। तो 2 गुना 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 हो गया। ठीक है। अगर देखेंगे मीन्स पहला कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इस तरह से अगर देखेंगे इन सेकेंड ऑर्बिट, अगर सेकेंड ऑर्बिट में देखें तो इसको भी हम लोग 2n स्क्वायर लिखते हैं। तो 2 बराबर में 2 गुना 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 2 8 हो जाएगा। मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पे हम लोग आगे देखें सेकेंड ऑर्बिट में, अगर हम लोग देखें थर्ड ऑर्बिट में, इन थर्ड ऑर्बिट, तो ये भी होता है 2n स्क्वायर। यहाँ आएंगे आगे 2 गुना 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है। ये इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ ऑर्बिट, 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 2 और n मतलब यहाँ 4 का स्क्वायर, 4 16, 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से ये दिए हुए हैं, है ना। समझ में आ रहा है आपको। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। अब आगे जो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से किनका खोज कौन किए हैं। ठीक है। तो चलिए देखिए। तो अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, पार्टिकल्स हैं ये, पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को कौन खोजा, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन की। कौन की, जे थॉमसन। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखिए प्रोटॉन। ठीक है। प्रोटॉन का खोज कौन की, गोल्डस्टीन की है। अगर बात करेंगे न्यूट्रॉन का खोज कौन किया, तो चैडविक की है, ठीक है। ये सभी नाम याद रखना, इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, प्रोटॉन, गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन, चैडविक। कब किए हैं ये, तो यहाँ डेट यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। डेट यहाँ लिख देते हैं। तो ये जो है 1897 में, 1897 में। अगर इसमें बात करें ये क्या, 1919 में, 1919 में। ये कब की, 1932 में, 1932। ठीक है। तो इस तरीके से इनका खोज जो है वो हुआ। समझ रहे बात आप। चलिए इसको मैं एक बार छोटा कर दूं ताकि और भी चीजें जो यहाँ पे आ सकें। और इसको छोटा करने के लिए क्या करना होगा, यस, पकड़ में आ गया। चलिए ये हो गया। कुछ पॉइंट्स और हैं यहाँ पे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया कि खोज करता कौन है, इन्वेंटर कौन हो गया, डिस्कवर्ड इन्वेंटर तो नहीं बोलेंगे, डिस्कवर्ड है, डिस्कवर्ड भाई। अगला जो है इसमें अगर देखें द्रव्यमान, मतलब मास, अगर देखें मास, द्रव्यमान।
तो यहाँ लिखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है ना वो है 9.1 गुने 10 का पावर -31 kg। ये 10 और -31 kg, इसको ध्यान रखिएगा। इसका प्रोटॉन का अगर बात करें तो 1.6725 गुने 10 का पावर -27 kg। अगला अगर देखिएगा तो इसे लिखे 1.6748 गुने 10 का पावर 27 kg। ठीक है, इस तरीके से दिखाते हैं ये चीजों को। इलेक्ट्रॉन, जे थॉम्सन और 9.1 इंटू 10^31 kg। एक नंबर में पूछ सकता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। आवेश अगर देखेंगे, आवेश मतलब चार्ज का अगर बात करें, चार्ज, तो चार्ज जो है ना वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन जो है नो चार्ज, नो चार्ज। ठीक है, नो चार्ज। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। समझ में आया बात? चलिए अगला अगर देखें इसमें हम लोग कि भार जो है, इसमें भार भार के अकॉर्डिंग अगर देख ले किसका भार ज्यादा है कम है, तो यहाँ पे उसको भी मैं बता दूं। यहाँ तो देखने पे समझ में आ रहा होगा, लेकिन पावर ओवर के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, इसको मैं बता दूं, है ना। वेट 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 का अगर बात करें तो न्यूट्रॉन का वेट सबसे ज्यादा, उसका बाद प्रोटॉन और फिर इलेक्ट्रॉन। समझ रहे बात? इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा वेट अगर बात करें तो न्यूट्रॉन का होगा, फिर प्रोटॉन और फिर इलेक्ट्रॉन का होता है। इसका ध्यान रखें। अगर पूछ दिया कि परमाणु के कणों में सबसे हल्के कण का नाम बताइए तो आपको इलेक्ट्रॉन लिखना होगा। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है, तो फिर प्रोटॉन होता है, फिर न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ देखते हैं आगे, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी कुछ कुछ चीजें जो है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए अब कुछ यहाँ पे साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या होता है ये बताना है आपको। मैं ही दूसरा क्वेश्चन लिख दूं तब तक, जब तक आप आंसर करोगे। मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन पहला क्वेश्चन। सेकंड नंबर अगर बात करें, हाई अमाउंट में कौन सा नेचुरल गैस पाया जाता है? नेचुरल गैस कौन सा जो नेचुरल गैस है सबसे अच्छा ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है? तीसरा नंबर क्वेश्चन अगर यहाँ देखें, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो प्रथम जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कहाँ हुआ था? फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कहाँ हुआ था? सेकंड बात करेंगे कि अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर कि डाइजेस्टेड फूड
फूड एब्जॉर्ब्ड इन, डाइजेस्टेड फूड जो है कहाँ एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन वो देखिएगा, 5th नंबर, ह्यूमन बॉडी में TY टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। देखिए जितना क्वेश्चन लिखे हैं अभी सबका आंसर बता देते हैं, फिर 5 को और पूछेंगे फिर। ठीक है, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जो होता है ना, प्योरेस्ट फॉर्म आयरन का जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है उसको हम लोग पिटवा लोहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा, एक सेकंड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पिटवा लोहा, पिटवा लोहा, पिटवा लोहा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। नेचुरल गैस सबसे ज्यादा जो पाया जाता है हमारे एनवायरनमेंट में वो मीथेन होता है, जिसको हम लोग CH4 से दिखाते हैं, मीथेन। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था ये? 1978 में। कब हुआ था? 1978 में। ठीक है, 1978 में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, ऐसा प्रमाणित है कि हुआ था। ठीक है, लोग कहते हैं, तो चलो ठीक। नेक्स्ट जो है डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन, अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना, जो भोजन, पचा हुआ भोजन का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। उसके बाद कितने तरह के एमिनो एसिड जो है ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं? तो टोटल जो है 20 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखते जाता हूँ, आपको बताना है, आपको बताते जाना है। ठीक है, मनुष्य सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मैं स्टडी ऑफ ब्यूटी ऑफ ह्यूमन क्या कहलाता है? इसका नाम बताना है आपको। ये 6ठा नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन, ये 6 नंबर। 7 नंबर बताना है, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में लिख देता हूँ, इसका आंसर आपको बताना है। स्टडी ऑफ ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसको क्या कहते हैं? 7 नंबर जो है वो है फादर ऑफ, हाँ ठीक, चिकित्सा शास्त्र के जनक का नाम। जनक किनको कहा जाता है ये लिख लेंगे आप। सेकंड 7 नंबर। 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लिखिएगा यहाँ से कि प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ क्या है? क्या है प्रोटोजोआ? ये 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन जो है, अगर पानी को गर्म करें तो घनत्व जो है बढ़ेगा या घटेगा? ऑन हीटिंग ऑफ वाटर, ऑन हीटिंग ऑफ वाटर, ऑन हीटिंग ऑफ वाटर डेंसिटी विल क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज, ये बताना है। 10वां नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन जो है वो है
कि सोडियम को किस तेल में रखा जाता है? सोडियम इज कीप्ड इन, किस में रखा जाता है? अगला 11वां नंबर लास्ट है, वो बताना है कि भारी जल का आणविक मान कितना होता है, आणविक भार कितना होता है? भारी जल का आणविक या अनुभार कितना होता है? चलिए ये सभी का मैं आंसर बता दूं आपको, ये सभी का आंसर क्या होगा बारी बारी से, ठीक है। चलिए सभी का आंसर है ना। तो स्टडी ऑफ ब्यूटी ऑफ ह्यूमन ये क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? कैलोलॉजी। कैलोलॉजी, कैलोलॉजी कहते हैं, ठीक है। हिप्पो, ये जो है चिकित्सा शास्त्र के जनक जो है हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। हिप्पोक्रेटस, हिप्पोपोटामस नहीं, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस, क्रेटस, हिप्पोक्रेटस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑन हीटिंग ऑफ वाटर डेंसिटी विल क्या होगा? पानी को अगर गर्म करेंगे डेंसिटी क्या होगा? तो बताइए। डेंसिटी नहीं बढ़ता है, पानी को गर्म करने पर जल का डेंसिटी नहीं बढ़ता है, तो रिमेन सेम, रिमेन सेम वही रहेगा। वैसे सोडियम को हम लोग केरोसिन किस में रखते हैं? केरोसिन में, केरोसिन मतलब ये मिट्टी के तेल में रखते हैं, मिट्टी के तेल में, भारी जल का आणविक भार जो होता है 20 होता है। कितना होता है? 20। तो आज का ये जो क्वेश्चन था वो खत्म हुआ, और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इसको। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।